ये हमारा क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3, यानी कि देख सकते हैं आप लोग गणित के यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 जो कि हमारा JCERT का है, आप लोग देख सकते हैं। तो इनके पहले वाले वीडियो सब यदि आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चूँकि 9 नंबर तक आपको मैं बता चुका था, 10 नंबर से अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैं यहाँ पर कॉपी में लिख लिया हूँ, आपको मैं वहीं से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, 10 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, ये हमारा कौन सा है, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.3 का है। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमारा बोला गया बताइए। ठीक है, चलिए क्लास 8, ठीक है, गणित का है। ठीक है, गणित। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 10 नंबर प्रश्न बोला गया बताइए। 10 का ए हमारा क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका कोई भी हमारा व्युत्क्रम नहीं है। आप लोग जरा सोचिए और आप लोग भी बता सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको मैं कई बार बताया हूँ, मतलब कि चैप्टर पढ़ाते समय आपको मैं बताया था कि ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका हमारा व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर, इसका जो होगा भी हमारा 0 होगा। क्या होगा, 0। तो 0 एक हमारा ऐसा परिमेय संख्या है ना जिसका हमारा व्युत्क्रम नहीं है। जैसे चलिए आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ये 0 है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे, जैसे कि 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/0, और 1/0 हमारे क्या है, अपरिभाषित है ना, तो मतलब इसका व्युत्क्रम होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, इसका व्युत्क्रम हमारा होगा ही नहीं। अब इसको क्या गुना करने से हमारा 1 आएगा, गुना करने से 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो 0 आ जा रहा है। मतलब ये जो है 0 हमारा एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका हमारा व्युत्क्रम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम आएगा ही नहीं, इसका मतलब कि इसको 0 को कितना से गुना करके 1 होगा, तो संभव ही नहीं है। मतलब 0 हमारा एक ऐसा परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। बी देखते हैं। ठीक है, बी हमारे क्या बोला गया, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। मतलब ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो इसका हल होगा हमारा 1। देखिए 1 क्यों होगा आखिर, तो इसका व्युत्क्रम जो है वे खुद के समान, जैसे 1 का व्युत्क्रम, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम मतलब इसको कितना से गुना करें कि हमारा 1 हो, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/1 ही ना होगा, बराबर 1 आएगा हमारा, है ना, क्या कि 1 कम 1, 1 कम 1, 1/1 बराबर 1। ठीक है, तो मतलब 1 आ गया, मतलब 1 का व्युत्क्रम हमारा 1 ही है। समझ में आ रहा है, देखिए 1 का व्युत्क्रम हमारा कितना है, 1 ही है। तो मतलब ऐसा परिमेय संख्या क्या है, ऐसा एक हमारा परिमेय संख्या 1 है जिसका व्युत्क्रम हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो +1 मतलब ऐसा कौन सा संख्या जिसको गुना करने से +1 आए, तो वही उसका व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो वह हमारा क्या होगा, 1 होगा। चलिए सी हमारा बोला गया परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। मतलब ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा 0। क्या होगा, 0। 0 एक हमारा ऐसे परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान, जैसे देखिए 0 जो है इसका ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक मतलब -0 करना होगा। -0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 मतलब किसी भी संख्या के, मतलब 0 के पहले हमारा ना ही धनात्मक चिन्ह होता है ना ही ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो मतलब एक ऐसा परिमेय संख्या हमारा है 0 जो हमारा अपने ऋणात्मक के क्या है, समान है, तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। डी को देखते हैं। देखिए डी हमारा क्या बोला गया, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है। देखिए भाग के अंतर्गत हमारा संवृत नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, भाग के अंतर्गत हमारा कभी भी संवृत नहीं होगा, गुना के अंतर्गत होगा लेकिन भाग के अंतर्गत हमारा संवृत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना, आपको लिखना है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नहीं। ठीक है, नहीं लिखते हैं। चलिए देखिए भाग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय भी नहीं होगा, और हमारा जो है अंतर्गत साहचर्य भी भाग के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, गुना के अंतर्गत पॉसिबल है लेकिन भाग के अंतर्गत ये हमारा पॉसिबल नहीं है, वे हमारा बराबर नहीं आएगा कभी भी। तो क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है, तो नहीं। ठीक है, ये देखिए क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। देखिए ये सब आपको मैं पहले समझाया था, है ना। देखिए क्रम विनिमय भी हमारा नहीं होगा, क्रम विनिमय मतलब अदला बदली। ठीक है, तो उसको आप लोग गुना करके देखिएगा, सॉरी यहाँ पर भाग है तो भाग करके देखिएगा तो हमारा अलग अलग मान आएगा हर समय, है ना। तो ये क्रम विनिमय भी नहीं होगा, है ना, तो भाग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय भी नहीं होगा। उस पर देखिए एफ हमारा क्या है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है, साहचर्य भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये वाला भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। मतलब क्रम विनिमय भी नहीं होगा, साहचर्य भी हमारा भाग के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, देखिए चलिए आपको मैं यहाँ पर किताब दिखाता हूँ ताकि आप लोग अपने समझ सकिएगा। देखिए भाग की साहचर्यता, तो ये आप लोग देख सकते हैं भाग की साहचर्यता। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पर इतना लिया गया और ये साहचर्यता मतलब क्या है कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है और फिर जो ये वाला जो है इसको बाहर कर दिया जाता है, इसको एक साथ कर दिया जाता है, ठीक है, भाग में। गुना भी इसी प्रकार होता है। तो जब गुना रहता तो ये हमारा साहचर्य होता, लेकिन भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है, मतलब इतना नॉट इक्वल टू इतना, मतलब ये हमारा जो है साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारा अंतर्गत भाग के अंतर्गत हमारा साहचर्य भी नहीं होगा। क्रम विनिमय वाला भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, क्रम विनिमय हमारा इस पट्टी में है, ठीक है। देखिए, क्रम विनिमय ये हमारा लिखा गया ना, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय, तो भाग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय भी नहीं होता है। देखिए, नॉट इक्वल टू दिया है ना, जैसे कि A/B भागा C/D, और C/D को पहले लिखा, क्रम विनिमय कर दिया, और A/B को बाद में लिखा, तो ये जो है हमारा बराबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय भी नहीं है, साहचर्य भी हमारा नहीं है, ठीक है, और हमारा संवृत्त तो होगा भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा भाग के अंतर्गत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखिए जी देखिए हमारे क्या बोला गया, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं। देखिए, 1 जो है उसको आप लोग 0 से भाग कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। 1 हमारा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला 1 है, ठीक है। इसको क्या आप लोग 0 से भाग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। 0 से हम लोग भाग ही नहीं कर सकेंगे। इसका मान तो अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड मान आएगा इसका, ठीक है, अनडिफाइंड मान आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो मतलब ये जो है नीचे 0 है, नीचे 0 है, और ये मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब इसका मान है यहाँ पर क्या आ रहा है? अपरिभाषित आ रहा है। नीचे 0 मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है ना। जिससे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे नीचे क्या है? 0 है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। और देखो इसीलिए इसका मान हमारा क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, मतलब अनडिफाइंड मान आएगा, ठीक है। तो देखिए, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा? नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जी का बन गया। चलिए, समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अब देखिए यहाँ पर यदि पूछता 0 को 1 से भाग कर सकते थे, तो 0 को 1 से भाग करने से हमारा कितना आएगा? 0, है ना। तो उसको भाग करके 0 आ रहा है, लेकिन 1 को 0 से भाग नहीं किया जाता है, नहीं कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर का हमारा 10 नंबर का बन गया। अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, 11 नंबर प्रश्न को मैं यहाँ पर कॉपी में लिख लिया हूँ, तो यहीं से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, जो कि हमारा बोला गया रिक्त स्थानों को भरिए। ये वाला हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। ये हमारे क्या? शून्य का व्युत्क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है शून्य का व्युत्क्रम क्या जो है हमारा शून्य का व्युत्क्रम है, मतलब शून्य का व्युत्क्रम आपको बताना है इस जगह पर कि क्या होगा हमारा। देखिए, शून्य का व्युत्क्रम क्या हमारा संभव है? शून्य का व्युत्क्रम, देखिए, शून्य मतलब ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। इसका व्युत्क्रम हमारा कितना हो जाएगा? 1/0 बराबर क्या 1 आ रहा है? 1 हमारा नहीं आएगा, तो ये क्या इसका व्युत्क्रम होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? सिंपल ही हमारा लिख देना है नहीं। इस प्रकार से हमारा बन गया नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये वाला हो गया। अब हम लोग बी को देखते हैं। बी हमारे यहाँ पर क्या बोला गया? संख्याएं ब्लैंक है तथा ब्लैंक स्वयं के व्युत्क्रम है, ठीक है। अब कौन सा संख्या है जो वे स्वयं का ही व्युत्क्रम, मतलब उसका व्युत्क्रम वे स्वयं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? बहुत आसान है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा 1 का यदि हम लोग व्युत्क्रम निकालें, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1 ही होगा, है ना। 1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1 ही को। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें -1 का भी व्युत्क्रम कितना होगा? हमारा -1 ही होगा। मतलब -1 को कितना से गुना करें कि हमारा 1 आ जाए? तो इसको भी हमें कितना से गुना करना होगा? -1 से ही गुना करना है, क्योंकि हमारा +1 आना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो +1 आएगा कब? जब हम इसको -1 को -1 से ही गुना करें। मतलब व्युत्क्रम, मतलब देखिए, -1 यहाँ लिखा गया, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना है? 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये माइनस रहेगा अभी, और हमारा जो है 1 नीचे आ जाएगा। मतलब यही वाला चीज़ हुआ। माइनस को नीचे भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस हमारा कट जाएगा यदि नीचे रहता तो, और यदि ऊपर है तो माइनस हमारा प्लस जाएगा, यानी कि +1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब यदि हमारा 1 रहे तो इसका व्युत्क्रम ये खुद 1 ही है, और यदि हमारा -1 रहे तो इसका भी व्युत्क्रम हमारा -1 ही है, ठीक है। इस प्रकार से बी हमारा हो गया। अब सी देखिए, परिमेय संख्याओं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। परिमेय संख्या हमारा कोई भी है, जैसे कि मान लीजिए 3/4 हमने लिखा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 4/3 होगा, है ना। अब बराबर 1 आ रहा है हमारा, आ रहा है कि नहीं? जैसे कि 4 हमारा कट जाए, 3 भी कट गया, तो 1 आ गया। तो मतलब परिमेय संख्याओं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तभी वे हमारा व्युत्क्रम कहलाता है ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1 होगा।
अब डी को देखिए, डी हमारे क्या बोलेगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा कोई परिमेय संख्या है, जैसे कि हमारा हमने लिखा 2/5 लिख देते हैं, ठीक है, गुना 3/6 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख रहे हैं, ये वाला p/q के रूप में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुना 3 रहता तो फिर भी ये वाला परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये वाला भी परिमेय संख्या, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और नीचे 1 एकम 1, तो ये p/q के रूप में लिख रहे हैं। और q जो है वे हमारा 0 के बराबर नहीं है ना, q जो है वे हमारा 0 नहीं है, q जो है वे हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से ये हमारे क्या एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। इसको भी कर लिए 3 दूनी 6 और 5 6 30, तो मतलब ये वाला भी हमारा p हो गया, ये वाला क्या हो गया q हो गया, और q जो है वे हमारा 0 नहीं है, मतलब ये क्या परिमेय संख्या है। मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक हमारा परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, हो गया, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह बन गया, ठीक है। अब चलिए ई बनाते हैं। देखिए ई हमारा क्या बोला गया है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। कोई हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि धनात्मक परिमेय संख्या, तो अभी जैसे हमें 2/5 लिया था, इसी को लेते हैं। देखिए तो धनात्मक परिमेय संख्या, इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हमारे क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 5/2। अब देखिए ये धनात्मक है तो ये वाला भी तो धनात्मक ही आया है ना। जैसे कि यह हमारे, जैसे इसके पहले कोई चीज़ नहीं मतलब प्लस होगा, तो ये वाला भी तो प्लस में ही आ रहा है। मतलब धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है। और ये बराबर 1 आ जाएगा, तो मतलब ये व्युत्क्रम हो गया ये वाला, ठीक है। 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, एक गुना करने से 1 आ गया। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमारे क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है धनात्मक, बन गया, ठीक है, धनात्मक। और इसी प्रकार यदि हमारा कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या रहता तो इसका व्युत्क्रम क्या होता, ऋणात्मक होता। जैसे यहाँ पर देखिए -2/5 लिखे, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा -5/2, है ना। तो मतलब इसका -2/5 का व्युत्क्रम कितना हुआ, -5/2 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब ये इसका व्युत्क्रम है। तो जब माइनस वाला रहे तो हमारा व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस में होगा। तो मतलब हमारा जो, यदि हमारा ऋण वाला रहे तो ऋण में ही होगा, है ना। तो मतलब कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक ही होगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए अगला देखिए जी हमारा क्या है, 1/x, ठीक है, और x बराबर 0 नहीं है, मतलब ये एक हमारा परिमेय संख्या है। समझ में आ गया, का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, देखिए 1/x है, ठीक है, 1/x, तो इसका व्युत्क्रम क्या था, x ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा, बराबर 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए x तो कट जाएगा, तो एक मतलब कि ये कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, मतलब कि +1 आ गया। मतलब 1/x का व्युत्क्रम हमारा कितना हो गया, x/1 हो गया। x/1 को नीचे 1 का तो मान होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। समझ में आ गया। तो मतलब 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा, x होगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा x की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब x की जगह पर आप लोग कुछ भी मान बैठाइए, बस 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम ये क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, ठीक। जैसे कि हम लोग 1/3 x की जगह पर 3 मान लिए, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/1, नीचे 1 का मान नहीं, मतलब 3 हो गया, है ना। तो गुना करने से 1 आ जाएगा, मतलब ये क्या है, 1/3 का व्युत्क्रम 3 है ना। तो मतलब नीचे जो है वही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, बस 0 नहीं होना चाहिए। चलिए h को देखते हैं। देखिए h हमारा क्या बोला गया, किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन डैश है। देखिए कोई भी हमारा परिमेय संख्या है उसको हम लोग क्या करें, 0 से विभाजन करें, तो हमारे क्या होगा। देखिए 0 से विभाजन हमारे क्या है, कोई भी हमारा परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा 4 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका 0 के साथ विभाजन किए, ठीक है ना। तो जब 0 के साथ विभाजन किए तो इसका मान हमारा क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा, क्योंकि नीचे मतलब नीचे जीरो रहे तो मतलब इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, यही वाला अपरिभाषित है, ठीक है। तो किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन हमारा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। और ये तो संभव ही नहीं है, तो इस जगह पर हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं और इस जगह पर अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। मतलब ये परिभाषित ही नहीं है, मतलब नीचे जीरो, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। मतलब यहाँ पर हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं और अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपरिभाषित लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें देखने में, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन क्या है, अपरिभाषित है। चलिए अब 12 नंबर देखिए। अब 12 नंबर प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, क्या -1, ठीक है, -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए ये हमारा जो है गुणात्मक प्रतिलोम, इसका 8/9 है, आपको बताना है या नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो इसका क्या होगा, इसका आंसर देखिए, ये जो है इसका हल जो होगा वे हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके चले समझाते हैं। देखिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पर कारण बताना है, तो उससे पहले आप लोग रफ में देखिए, रफ में, ठीक है, इधर रफ में आप लोग बगल में देखिए कि आखिर ये क्यों नहीं होगा। देखिए
-1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये बोला गया है। ठीक है, तो -1 पहले इसको देखिए, -1/8 पहले इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, मतलब इसको पहले सरल कीजिए। तो 8 एकम 8, 8 जो हुआ गुना करेंगे पहले और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, नीचे बटा है उसको लिख देंगे। तो 8 एकम कितना हुआ 8 है ना, और 1 को जोड़िए तो 8 एक कितना हो गया 9, मतलब यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा -9/8। ठीक, -9/8 होगा। तो मतलब इसका मान -9/8 हुआ, तो यहाँ लिखना -9/8 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम दे दिया गया 8/9, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है, आपको बताना है। तो गुना करने से कितना 1 आना चाहिए, यदि 1 आ गया तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 कट गया, 9 भी कट गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, मतलब कितना आया -1 आया। अब -1 तो 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 तो नहीं आया हमारा, कितना आया -1 आया, और -1 आने से ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, मतलब -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखे है ना। अब आपको यहाँ पर कारण बता देना है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना है क्योंकि लिखने के बाद ये वाला काम कर दीजिएगा। क्योंकि लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए -9/8, ताकि ये वाला हमने पूरा तोड़ लिया, अभी -9/8 हुआ, पूर्णांक को हटा दिए है ना। तो -9/8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, गुना 8/9, ये जो है वे हमारा कितना आ रहा है -1 आ रहा है, इसीलिए ये वाला हमारा एक क्या है -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। बस ये वाला बन गया हमारा। ठीक है, अब चलिए हम लोग ए बन गया, अब बी को बनाते हैं। ये हमारा बी है, और बी यहाँ पर कहता है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए ये जो है वे हमारे क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हाँ। आखिर क्यों है, कारण बताना है। चलिए यहाँ पर रफ में देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 3/1/3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको पहले यहाँ पर बना लीजिए। देखिए 3 कितना होगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब इसको यहाँ पर तोड़ने से कितना हो जाएगा हमारा 10 बटे, और नीचे में हर में कितना 3, तो यहाँ लिखना होगा नीचे में 3 लिखना होगा। ठीक है, मतलब कितना है 10/3। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना बोला गया 0.3 है। चलिए आपको बताना, यदि 1 आ गया तो ये हमारा क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 आता है कि नहीं। देखिए पॉइंट को उड़ाना है, तो पॉइंट उड़ाने से कितना आता है 1, और पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो इसलिए यहाँ पर 1 0। देखिए 10 10 हमारा कट गया, और 3 3 भी हमारा कट गया है ना, तो हमारा कितना आ गया 1। मतलब ये जो है 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा 0.3 है, इसलिए हमने लिखा था हाँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको लिख देना है एक बार क्योंकि लिख देना है। क्योंकि लिखने के बाद आपको यहाँ पर, चलिए नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 3/1/3 का मतलब कितना हुआ 10/3 है ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना बोला गया 0.3 बराबर कितना आना चाहिए 1। तो इसको यहाँ पर पॉइंट उड़ गया, मतलब कितना आया 1, अब पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो 1 0, 10 10 कट गया, 3 3 भी कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। इसीलिए वाला हमारा क्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सी को देखते हैं। सी देख सकते हैं, ये वाला हमारा सी है। सी यहाँ पर देखिए क्या बोला है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। देखिए है या नहीं है, आपको ये वाला बस बताना है यहाँ पर है ना। कारण तो यहाँ पूछा नहीं है, अच्छा कारण भी बता देंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है इसमें है ना। चलिए देखिए, तो 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। चलिए रफ में देखिए 0.4, तो यहाँ पर 0.4 इसका व्युत्क्रम कितना बोल रहा है 5/2 है कि नहीं है बताना है। तो गुना करने से मतलब व्युत्क्रम से गुना करने से 1 आना चाहिए है ना। तो देखिए पॉइंट उड़ गया, मतलब कितना है 1, पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो कितना 0 लगेगा यहाँ पर 1 0। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 2 भी यहाँ पर कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1। मतलब ये जो है 0.4 जो है अभी हमारा इसका व्युत्क्रम जो है 5/2 हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हल में लिखना है, हाँ। ठीक है, आप कारण यदि यहाँ पर कारण भी बता सकते हैं, क्योंकि क्या कि आप लोग तो सीख चुके हैं, कारण नहीं पूछा है ऐसे बता दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना 0.4 गुना 5/2 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हमारा कितना आ रहा है 1 हमारा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो ये पॉइंट उठ गया, मतलब 1 आया, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 भी यहाँ पर कट गया, तो कितना आ जा रहा है 1। तो चलिए ये वाला हमारा क्या है इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग अब डी को देखते हैं। अब ये हमारा डी है। देखिए डी वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, मतलब इसके व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 6/13, 7/16 इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो माइनस को वहीं रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माइनस को ऊपर रहने देना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा है ना। चलिए तो इस प्रकार से बन गया। तो मतलब कि 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, इसके जगह पर यहाँ पर कितना -7/16, इसका व्युत्क्रम कितना होगा -16/7। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलिए आप लोग क्या कीजिए अब गुना कर दीजिए। तो 16 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 16 छक कितना होता है 16 से कितना हो 96, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा है ना। और देखिए नीचे हमारे कितना है 7 को 13 से गुना करना है, तो यहाँ माइनस तो लिखना माइनस, और 7 को 13 से गुना कीजिए 7 13 7 कितना होता है 91, तो -96/91 हमारा हो गया आंसर। ठीक है,
यदि आप लोग यहाँ पर माइनस को नीचे लिखते हैं ना, मतलब माइनस ऐसे हम लोग माइनस को ऊपर करने देते कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस को नीचे लिखे तो ऊपर भी माइनस आखिरकार लिखते समय हमें क्या करना है, ऊपर के ही करना है, आंसर के रूप में लिखना है। तो -96/91 हो गया इसका हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा डी बन गया। अब हम लोग ई को देखते हैं, देख सकते हैं हमारा ई, ठीक है ना। देखिए ई हमारे क्या कहता है कि 5/7 जोड़ 2/7 गुना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ले लिया, गुना 5 का मान ज्ञात क्या होगा, ठीक है। इसका मान निकालना है तो यहाँ पर लिखना हल, बहुत आसान है। देखिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखना है, 5/7 गुना 2/7, ठीक है। ब्रैकेट लेना है और गुना 5 लिखना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका काम कर लीजिए, या फिर हम लोग ये वाला जोड़ में है ना, जोड़ में है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह उतारेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ऊपर भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो बस यहाँ पर कॉमन लेकर के लिखा गया है। चलिए ब्रैकेट का काम करते हैं तो ऊपर भी हमारा आंसर बनेगा। मतलब गणित जो है यहाँ पर बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, अभी ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 ये जोड़ में है ना, इसीलिए हम लोग लॉसा कर रहे हैं, जोड़ घटाव रहने से लॉसा करते हैं। और जब गुना रहता है तो अंश अंश को गुना, हर हर को गुना, बस इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर नीचे नीचे बराबर है तो सिंपल यहाँ पर ऊपर ऊपर क्या होगा, जोड़ के दे करके लिख देना है ना, गुना 5 लिखना है, ठीक है। चलिए इधर बनाते हैं हम लोग। देखिए 5 और 2 ऊपर में कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, और बटे 7 और गुना 5। देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 है ना, कट जा रहा है। अब यहाँ 5 है गुना 1, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5, मतलब 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ई बन गया। अब हम लोग एफ को देखते हैं। देखिए एफ हमारा क्या है, देखिए 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0/2 का व्युत्क्रम कितना होगा, ठीक है, 0/2। तो यहाँ पर हमारे कितना है, 0 है, ठीक है। 0 पहले लिखना है हल, ठीक, और यहाँ लिखना है आपको 0/2 का व्युत्क्रम है ना। 0/2 का क्या व्युत्क्रम होगा, कभी नहीं होगा। देखिए जैसे यार 0/2 है ना, तो इसका व्युत्क्रम आप लोग सोचिएगा अभी कि 2/0 होना चाहिए, है ना। तो बराबर क्या 1 आएगा, कभी भी बराबर 1 नहीं आएगा हमारा, है ना, 0 आ जाएगा इसका मान, मतलब अपरिभाषित। तो इसका जो ये वाला जो है, ये वाला हमारे क्या अपरिभाषित मान आ रहा है ना। तो 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हमारा होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। इस प्रकार से हमारा हो गया। ताकि देखिए नीचे 0 है, मतलब इसका मान क्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं नीचे 0 मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ताकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं यार, q जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 है ना, मतलब ये वाला हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। मतलब नीचे 0 रहे ना तो उसका मान हमारा अपरिभाषित आता है, और ऊपर 0 रहने से इसका मान 0 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड, ठीक। तो 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। इस प्रकार से हमारा एफ बन गया। मतलब इस प्रकार से जो है वे हमारा प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है, 1.3 पूरा एकदम खत्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर तक क्वेश्चन था, जो कि आपको मैंने 12 नंबर तक बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वे हमारा पूरा प्रश्न 1.3 का सभी प्रश्न हम लोग आपको मैं बता दिया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से 1.3 हमारा सुंदर से एकदम खत्म हो जाता है। कोई भी प्रश्न में आपको यदि डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 1.3 का यहाँ पर पूरा जो है सभी प्रश्न अच्छी तरीक़ा से खत्म हो जाता है। चलिए तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।